the plaint, as we have discussed previous classes, plaint means plaint has been not defined, and plaint has been not defined in code of civil procedure, but expression has not been defined in CPC. However, it can be said to be a statement of claim, and it is the document where plaintiff put the allegation against the defendant and want the relief from the court, and by presentation of which a suit is instituted. In its object is to state the grounds upon which the assistance of the court is sought by the plaintiff. It is a pleading of the plaintiff. The plaint is also the we call it the pleading and of the plaintiff. प्लेंट जो है प्लेंटिफ ही फाइल करता है और जिसमें वो कोर्ट से रिलीफ मांगता है. In practice, a private memorial tendered in open court to the judge where the party injured sets forth its cause of action, proceedings in inferior courts by which an action is commenced. जो इंफीरियर कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स हम इनिशिएट करते हैं जिसके ऊपर जो है पूरा कोर्ट का एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है टिल द अनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट. Plaint were described in CPC in the order 7, order 6 में और order 7 में word plaint जो है वो CPC में describe है. The plaint has been not defined, but in what manner it should be submitted in court of law. So procedure has been given, and it is necessary we have to understand the law regarding the plaint as we avoid any mistake in the court. तो पर्टिकुलर्स हम क्या होने चाहिए कोर्ट में, उसमें कुछ तो हमने डिस्कस किया था जो कॉज ऑफ एक्शन तक, अनसाउंड माइंड तक. उसके बाद जो उसकी फर्दर क्लासेस हैं रूल 1 की, द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन व्हेन इट अराइज, द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, द रिलीफ व्हिच द प्लेंटिफ क्लेम्स, where the plaintiff has allowed a set of relinquish a portion of his claim, and statement of the value of the subject matter. अब ये जितनी भी जो क्लॉजेज हैं ये बॉडी ऑफ प्लेंट में जो उसका फॉर्मल पार्ट होता है वो में जो है उसकी सजेशंस हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन हमें मेंशन करनी है कि काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, और काज ऑफ एक्शन मतलब है कि आप कोर्ट में जिस बुनियाद पे आते हैं वो कब आपके पास आ, कब ये स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट बनानी है कि इस कोर्ट की आपने जुरिसडिक्शन क्यों बनाई है, और उसके बाद जो है रिलीफ जो है अपने कोर्ट से व्हाट यू डिमांड फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट विल पास अ डिग्री एंड जजमेंट इन फेवर ऑफ यू. और उसके अलावा फिर जो वैल्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो है या केस की जो वैल्यूशन है वो आप किस तरह करते हैं और कोर्ट फीस आपने किस तरह कोर्ट में जमा कराई है. So we can divide the above mentioned particulars in three essential parts. From the theory, what Order 7 Rule 1, plaint can be divided जो है in three parts. Part 1 denoting the heading and title, and thereafter the body of the plaint. बॉडी ऑफ प्लेंट में जितने भी फैक्ट्स हैं वो हमें दो किस्म के फैक्ट्स जो है हमें इनकॉर्पोरेट करने होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 1 ऑर्डर 7. एंड थर्ड वन इज द रिलीफ क्लेम के कोर्ट जो है डिक्री और जजमेंट जो है वो क्या पास करे, कौन सा रिलीफ आपको कोर्ट दे और क्यों दे. वो तो आर्गुमेंट्स की बातें हैं कि कैसे क्यों देगी, वो तो फाइंडिंग्स और रीजनिंग जो है वो हम आर्गुमेंट और एविडेंसेस में उसको हम डिस्कस करते हैं. अब ये जो पार्ट 1 ऑफ द प्लेंट हैज बीन डिस्कस, पार्ट 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन दिस स्लाइड पार्ट 2 में क्या जो है पार्ट 2 ऑफ द जिसको हम बॉडी ऑफ द प्लेंट कहते हैं कि बॉडी ऑफ प्लेंट में हम क्या ड्राफ्ट करेंगे. द सेकंड पार्ट ऑफ द प्लेंट is its body, which is the plaintiff statement of his claim and of either matters which he is legally required to state. It is drawn up in the form of the narrative in the third person and is divided into short paragraphs, each containing ordinarily one fact. It is composed of two portion. जो प्लेंट होगी वो बॉडी ऑफ प्लेंट में जितने भी फैक्ट्स आप नरेट करेंगे वो पैराग्राफ्स की शेप में करेंगे, और पैराग्राफ जो होगा एक एक पैराग्राफ में सिर्फ एक फैक्ट आप लिखेंगे.
और कनेक्टिंग फैक्ट्स आप जो है लिखेंगे। अगर कनेक्टिंग फैक्ट्स जो है ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको आप डिवाइड कर सकते हैं जो है फर्दर पार्ट्स में। तो इस बॉडी ऑफ प्लेंट के इस पार्ट 2 में जो है दो चीज़ें के किस्म के फैक्ट्स नरेट करने होते हैं। एक तो फॉर्मल पोर्शन होगा, दूसरा सब्सटेंशियल पोर्शन होगा। हेडिंग हेडिंग में टाइटल में लीगल चीज़ें हम जो है कानून की मौजूद जो चीज़ें हम सीखी हैं उस बुनियाद पे हम बनाएंगे। और फॉर्मल पोर्शन भी जो हम ड्राफ्ट करेंगे वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सूट। लेकिन जो सब्सटेंशियल पोर्शन है वो हमें फैक्ट्स जो है पार्टी जो हमें नरेट करेगी उससे मटेरियल फैक्ट्स हम निकाल के फिर उसको जो काम की चीज़ें हैं जो हम प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में, और जिस फैक्ट की बुनियाद पे कोर्ट डिक्री एंड जजमेंट जो है वो अनाउंस करे वो हमें पार्टी बताती है, जिसके बाद उसको हम जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे। ईच ऑफ दीज पर्टिकुलर्स should better be stated in a separate paragraph of the plan, but as particular number 1 and 2 are stated in one paragraph in the form given in the appendix A of the code, is order 6 rule 3 requires that these form or forms of like character shall be used for all pleadings। जो फॉर्म्स हैं जो ऑर्डर 6 rule 3 suggest us we should follow the forms or samples or templates which are attached, which are described in the code in appendix A। we have to follow for all the pleadings। कि प्लांट जिस नेचर की भी हो लेकिन जो उसका तरीक़ेकार है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सीपीसी के साथ अटैच है अपेंडिक्स में, उसको हमने जो है फॉलो करना है। The forms in appendix A when applicable and where they are not applicable forms of the like character as nearly as may be shall be used for the all pleadings। तो प्लेंट, समन, रिटन स्टेटमेंट, समरी सूट सबका स्ट्रक्चर जो है उसमें उसका स्ट्रक्चर जो है किस ड्राफ्टिंग का सजेशंस जो हैं वो एग्जांपल्स जो हैं इलस्ट्रेशंस जो हैं या सैंपल और टेम्पलेट्स जो हैं वो उसके साथ मेंशन है, जिसके ज़रिए हम प्लीडिंग्स बनाने में हमें हेल्पफुल होंगे वो, अगर उसको हम देखें तो उसमें जो फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है। अपेंडिक्स ए में एक मनी सूट जो है अगर उसकी लोन की रिकवरी है तो उसका टाइटल होगा सूट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट सच एंड सच। तो उसके बाद उसके जो है सब्सटेंशियल पार्ट जो पार्ट 2 में वो किस तरह इनकॉर्पोरेट होगा, वो इस तरह इसका एक फॉर्म जो है आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने इसको आगे ने मूव किया है। तो ए बी का मतलब है द नेम ऑफ द प्लेंटिफ अबव नेम्ड states या submits as under as follows। number 1, on the day of 13th June 2020 he lent the defendant plaintiff lent the defendant rupee repayable on the day of 13th June 2021। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है पैराग्राफ है द डिफेंडेंट हैज नॉट पेड द सेम एक्सेप्ट रुपी पेड ऑन दी such date and year if the plaintiff claims exemption from the law of limitation। The plaintiff was a minor or insane for the day for till the day। कि plaintiff जो है अगर माइनर और इंसेन है तो उसकी माइनरिटी जो है वो जो है सूट फाइल करने से लेके जो है कब तक इसकी माइनरिटी रहेगी मेजर जो क्योंकि 18 साल के बाद क्योंकि कानून में जो है जिसको एनआईसी इशू होता है वो 18 साल की एज है तो वो मेजर कहलाता है। उससे लेस जितने भी होंगे वो माइनर होंगे और वो अपने जो है नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए ही कोर्ट से अप्रोच कर सकते हैं। या फैक्ट्स शोइंग व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अरोज एंड व्हाट द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। The value of the subject matter of the suit for the purpose of the jurisdiction is rupee for the purpose of the court fees and the plaintiff claims rupee with interest at the percent from the day of such and such of the such year।
तो ये तो इस तरह आप जो है एक पैराग्राफ्स की शेप में एक प्लान ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करें, ये एक और ड्राफ्ट है जो अब आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा, ये एक ड्राफ्ट है। दूसरा ओवर पेड मनी। अब ए बी नेम ऑफ द प्लेंटिफ अबव नेम्ड स्टेट इट फॉलोज on the on the day of such year the plaintiff agreed to buy and defendant agreed to sell bars of silver at the annas per tola of fine silver, that the plaintiff procured the said bars to be assessed by EF, who was paid by the defendant for such assay, and EF declared each of the bars to contain 1500 tolas of fine silver, and the plaintiff accordingly paid the defendant such amount. Each of the said bars contain only 1200 tolas of fine silver, of which fact the plaintiff was ignorant when he made the payment. The defendant has not repaid the sum so overpaid. As in the para number 4 and 5, form number 1, the relief claim. तो जो जिस तरह पूरी प्रीवियस फॉर्म में हमने रिलीफ किस तरह क्लेम किया जाता है, तो उसने कहा कि रिलीफ उस तरह आप उसको बनाएंगे कि आप कोर्ट आपको क्या रिलीफ दे। तो ये ऐसे सैंपल हैं जो आपको सीपीसी के अपेंडिक्स में फॉर्म नंबर 1 ए में जो है वो अपेंडिक्स ए के फॉर्म नंबर 1 में ये वहाँ से इंकॉर्पोरेट किए गए। लेकिन इन चीज़ों को जब हम मद्देनजर रखेंगे, व्हेन वी पुट द थिंग्स अंडर कंसिडरेशन, एंड देन व्हाट वी विल एबल टू मेक, जो हम उस पर क्या हमारा क्या कैपेबिलिटी क्या स्किल आ जाता है, तो उनको अगर चीज़ों को आप मद्देनजर रखेंगे तो उसके बाद आप इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, यू कीप प्रैक्टिसिंग, देयर आफ्टर यू विल गेट गुड एक्सपीरियंस एंड द क्लियरिटी एंड ब्यूटिफिकेशन will automatically will come in your work। जो खूबसूरती आपकी काम में जो है वो प्रैक्टिस करने से खुद ही वो नज़र आती है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ जो है वो खुद आपको बयान करती है आपके स्किल्स को और आपकी कैपेबिलिटीज़ को। तो जब जब सारे प्रोसीजर्स को हम फॉलो करेंगे तो फिर इस तरह की एक प्लीडिंग्स जो है वो बनती है। सबसे पहले जो हमने पहले भी एक इस पार्ट को हमने डिस्कस किया था कि हेडिंग जो है और टाइटल जो है वो किस तरह ड्राफ्ट होता है। अब ये उसको मैंने इस पूरे प्लीडिंग्स जो है सेकंड पार्ट के साथ अटैच करके, तो फिर इसको इस तरह हम अटैच करेंगे। जब टाइटल लिखेंगे फिर उसके नीचे हम टाइटल के बाद जो है फिर द प्लेंटिफ अबव नेम्ड रेस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर। अब वो जो फैक्ट्स हैं, जो सब्सटेंशियल पार्ट है वो पहले आएगा, जो फॉर्मल पार्ट है बॉडी का वो बाद में आएगा। अब जो सब्सटेंशियल पार्ट है, सब्सटेंशियल पोर्शन है, facts which consists of these material facts which are is under number 1, that the defendant is the owner of the shop bearing number 59 situated in the such and such address which is in Hyderabad। So what it appears hereinafter referred as the said shop। मतलब said shop क्यों हमने ये लिखा है ब्रैकेट में कि जो डिस्प्यूट है कोर्ट में जो है वो इस शॉप का है, जो सब्जेक्ट मैटर होगा कोर्ट में वो ये होगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पेरा क्या होगी, द डिफेंडेंट रेंटेड आउट द सेड शॉप टू द प्लेंटिफ अबाउट 10 to 12 years ago under a different rent agreements reduced in writing non-judicial stamp paper such as rent agreement reduced in writing on non-judicial stamp paper, and lastly rent agreement reduced in writing on non-judicial stamp paper to run the business of selling mobile phones and parts। केस में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट इज द लैंडलॉर्ड एंड प्लेंटिफ इज द टेनेंट who acquired the rent above mentioned subject matter said shop on the basis of the rented premises on the non-judicial stamp papers, but we only mention the description of the judicial stamp papers, but the particulars we have not have to write। कि उस जो स्टाम्प पेपर में क्या चीज़ें हैं वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने लिखा है कि द फोटो कापीज ऑफ द रेंट एग्रीमेंट्स इज अटैच हियर विद इज एनेक्सर ए टू बी। तो वो खुद ही उसके वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कोर्ट के सामने आ जाएगा। तो कोर्ट जो है वो जो अगर उसमें चीज़ कंटेंट्स होंगे तो वो वहाँ से कोर्ट उसको देख सकती है।
प्लेंट में लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। फर्दर जो है थर्ड पैराग्राफ जो है बॉडी ऑफ प्लेंट का, दिस इज द सबटेंशनल पार्ट ऑफ द प्लीडिंग। तो उसकी डिटेल फिर आहिस्ता आहिस्ता हर पैराग्राफ में सिर्फ एक फैक्ट होगा और नीट एंड क्लियर, देयर नो एनी, उधर आपने ऐसा कुछ नहीं उसमें लिखना, देयर देयर नो नीड टू ड्राफ्ट द पैराग्राफ इन अ न्यूमेरियस इंफॉर्मेशन, टू द पॉइंट प्रिसाइज मटेरियल फैक्ट जो है इसमें उसमें आपने नरेट करना है। तो वो पार्टी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन देगी या कुछ आप उसको सवाल करेंगे तो या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देगा तो उस हिसाब से आप जो है मटेरियल सबटेंशनल पार्ट ऑफ प्लीडिंग्स उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। फिर आ जाएं फॉर्मल पार्ट। अब फॉर्मल पार्ट कहते हैं कि वो लीगल पार्ट होता है जिसमें आपने काज ऑफ एक्शन की जो एक सजेशन देनी है। कॉज ऑफ एक्शन जो है वो किस तरह लिखना है, क्योंकि उसका ख्याल करना होता है कि कॉज ऑफ एक्शन से ही लॉ ऑफ लिमिटेशन की जो है आपके ऊपर तलवार लटक सकती है। तो उसको बचाने के लिए हम कॉज ऑफ एक्शन इस तरह बनाते हैं कि हमारा सूट विद इन टाइम हो। तो इसमें किस तरह हो सकता है वो ये एक मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। दैट द cause of action for filing the above suit arose firstly on such and such date when the plaintiff took the said shop from defendant on rent. Secondly, on such and such date when defendant asked the plaintiff to vacate the shop as soon as possible. Thirdly, such and such date when the defendant again asked the plaintiff to vacate the shop when a day on a refusal that threatened him to get the shop vacated by force, and the same is continuing from day to day until the filing of the suit. ये जितने भी इवेंट है आप इस तरह कॉज ऑफ एक्शन में जो है इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो डिपेंड अपॉन दी फैक्ट्स एंड डिपेंड अपॉन दी, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं विच आर द बंडल ऑफ द फैक्ट्स और दैट इज डिपेंड अपॉन दी फैक्ट्स विच आर नरेटेड बाय द पार्टी टू यू। अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आपने कैसे बनाई, जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हमने क्यों बनाई, दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द अबव सूट एज सेड शॉप इज सिचुएटेड विद इन द jurisdiction of the PS Kent, which is within the territorial jurisdiction of the Honorable Court. The court reason being suit being filed in that court because the said shop is situated within the police station Kent, and police station Kent जो है that is the territorial jurisdiction of the such and such court. उसके बाद जो दूसरी पैराग्राफ जो हम स्टेटमेंट देते हैं कि कोर्ट फीस हमने कितनी बनानी है, उसकी किस तरह हम जो डिटेल देंगे वो इस तरह है। दैट फॉर द पर्पस ऑफ द कोर्ट फीस द सूट इज वैल्यूड ₹400 विच इज लेस देन द ₹15,000, हेंस नो कोर्ट फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। तो क्योंकि वो सूट की नेचर ऐसी है, उस नेचर के हिसाब से जो वैल्यूएशन दी प्लेंटिफ खुद वैल्यूएशन देता है तो उस वैल्यूएशन में 50,000 से कम है उस सूट की जो वैल्यूएशन, तो उसकी वैल्यू जो है कोर्ट की जो है उसमें जो है कोर्ट फी सूट इज वैल्यूड 400 विच इज द लेस देन द 15,000। कोर्ट फीस तब हम पे करते हैं जब उसकी वैल्यूएशन जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो। अगर 50,000 कम होगी तो वी आर नो रिक्वायर्ड टू पेड दी कोर्ट फीस ऑन दी प्लेंट। अब ये आ गया थर्ड पार्ट प्लीडिंग का। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द प्लीडिंग। रिलीफ, हम रिलीफ किस तरह मांगेंगे। अब हमने कोर्ट्स को जब फैक्ट्स बताए कि आपने ये सारा जो है मसला जो था वो टेनेंसी का था, लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट को वैकेट कराना चाह रहा है और थ्रेट कर रहा है कि अगर तुम नहीं खाली करोगे तो ज़बरदस्ती जो है वो शॉप जो है तुमसे उससे खाली करा लेगा। अब तो वो क्या होता है, लैंडलॉर्ड को इस एक्ट से जो है रोकने के लिए इसने ये सूट दाखिल किया है। तो इसमें ये होगा, तो जो पीरियड जो है आप देखेंगे तो उसमें यही चीज़ मेंशन होगी कि पीरियड परमानेंट इंजेक्शन रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंस फ्रॉम ejecting the plaintiff from the said shop situated in the ground floor in Chandni shopping mall, Cantonment, Hyderabad, illegally, unlawfully, forcibly, and without due course of law, directly or indirectly, by themselves or through their employees, subordinate agents, or through any other agency whatsoever. The cost of the suit may be awarded, and any other relief the Honorable Court deems fit under the circumstances of the cause of the case. This is the third part. क्योंकि इसमें एक ही रिलीफ था तो फिर एक आएगा, अगर एक से ज़्यादा होगा तो फिर इसी तरह हम जो जिस तरह इसमें पैराग्राफ्स हैं इसमें
बना के हम सारे रिलीफ जो है कोर्ट से वन बाय वन हम कोर्ट से ले सकते हैं। फिर हम जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में ये केस पे प्रेजेंट होगी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, फिर नीचे डेट होगी, और फिर प्लेंटिफ फिर उसके सिग्नेचर होंगे, और प्लेंटिफ को आइडेंटिफाई करेगा एडवोकेट, तो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, फिर वेरिफिकेशन होगी, तो वेरिफिकेशन जो प्लेंट प्रेजेंट करेगा वो उसकी डिटेल आएगी, और फिर डेपोनेंट एंड एप्लीकेंट। अब ये तो हो गया एक सिंपल फॉर्म ऑफ दी प्लेंट। जितने भी हमने लॉ और थ्योरी और चीज़ें डिस्कस की हैं उस उनको जब हम अप्लाई करेंगे, तो उस एप्लीकेशंस के बाद जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह जो है एक स्ट्रक्चर जो है हम खड़ा करने में कामयाब हो सकते हैं, जो फिर इस तरह एक उसका शेप इस तरह बनेगा जो देखने में भी जो है आपको एक अच्छी, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है जब आप कोर्ट में अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अगर बनाना चाह रहे हैं तो प्लीडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, तो इससे इम्प्रेशन जो है जज पे कोर्ट पे अच्छा जाता है वकील का। तो उस इम्प्रेशन, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी द लास्ट इम्प्रेशन, और एक दो पैरास पढ़ने से जज जो है अगर उसको वो पैरास अच्छी लगी तो वो इम्प्रेस हो जाता है, तो वो दैट जज विल गिव यू द गुड टाइम एंड विल लिसन यू एज वेल। अगर उस अगर आपने एक कानूनी तरीके से अरेंज की हुई चीज़ें कोर्ट को नहीं देंगे तो कोर्ट देखेगी जब तो वो उस एंगर और वो जो हिकारत से वो आपको देखेंगे तो फिर वो उस तरह आपको रिलीफ ही नहीं देंगे। तो उससे बचने के लिए आप एक थोड़ी बहुत मेहनत करके एक अच्छी प्लीडिंग ड्राफ्ट करके कोर्ट में फाइल करें, तो इससे ये फ़ायदा होगा एटलीस्ट कोर्ट विल गिव यू टाइम, प्रॉपर टाइम। फिर कोर्ट को लगेगा कि वकील जो है इसमें कोई दम है, और ये जिस प्लान देखने से फिर वो समझ जाएगा कि ये वकील कोई आम वकील नहीं है, वकील जो है उसका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है और उसकी खुद अच्छी नॉलेज भी है। तो वो इम्प्रेशन क्रिएट करने से, क्योंकि किसी का पता नहीं होता कि वो उसकी नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस कितनी है, उसके लिए जैसे जैसे आप केस चलाएंगे या प्रेजेंटेशन देंगे जज विल स्टार्ट टू नो यू। लेकिन वकील के लिए तो ये एक आर्ट होता है कि वो एक अच्छी प्लीडिंग फाइल करे, या जो है वकील के लिए ही है कि एडवोकेट नॉट ओनली नो द लॉ बट नो द जज। ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ एडवोकेट्स के लिए अप्लाई होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से जो है वो एक जो है देख के या उस एटीट्यूड से वो उसको जो है उसको पता होना चाहिए कि जज जो है वो जज का जी अप्रोच क्या होती है।